जी हां, अमेरिका ने यूक्रेन को आगे कर दिया है। यूक्रेन ने पहले ATACMS का इस्तेमाल किया और अब स्टॉर्म शैडो से रूस पर हमला कर रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है। स्टॉर्म शैडो वर्सेस रूबेज। जी हां, ब्रिटेन का स्टॉर्म शैडो और रूस का रूबेज आ गया है। पुतिन अब आगे क्या करेंगे, ये है बड़ी जानकारी और वॉर जोन में जो कुछ हो रहा है उसकी एक झलक आज आपको अगले 1 घंटे में मिलने वाली है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं। रूस यूक्रेन जंग में अब रूबेज की एंट्री होने वाली है, जिसे लेकर पुतिन बड़ी तैयारी कर रहे हैं। दरअसल पहले यूक्रेन ने अमेरिकी ATACMS और फिर ब्रिटिश मिसाइल स्टॉर्म शैडो से रूस पर हमला किया, जिससे रूसी राष्ट्रपति भड़के हुए हैं, गुस्से में हैं। मेदवेदेव ने तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इस्तेमाल करने की भी धमकी दे दी। इधर सूत्रों का दावा तो यह भी है कि पुतिन भले ही ट्रंप की शर्तों को मानने पर तैयार हो जाएं, लेकिन उनकी शर्तें तय हैं। इस मुद्दे पर भी हम करेंगे बात, साथ ही आपको बताएंगे कैसे यूक्रेन और जर्मनी ने युद्ध की बड़ी तैयारी कर दी है शुरू। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है, लेकिन शुरुआत इस वक्त की उस बड़ी खबर के साथ करते हैं जहां पुतिन की परमाणु चेतावनी बेअसर। आपको बता दें, अमेरिकी मिसाइल के बाद अब यूक्रेन ने ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल दागी है और कुर्स में रूसी ठिकानों पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमले को लेकर खबर बड़ी है। हालांकि बता दें, हमले में रूसी सैन्य ठिकाने को तबाह करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से इस वक्त हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, पुतिन की क्या परमाणु चेतावनी भी बेअसर हो गई है? क्योंकि अब अमेरिकी मिसाइल के बाद यूक्रेन ने ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल का जिस तरीके से हमले में इस्तेमाल किया है, खबर सामने आ रही है कुर्स में रूसी ठिकानों पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हुए हमले की। तो ऐसा लग रहा है बार बार पुतिन को भड़काने की कोशिश की जा रही है। ATACMS के बाद स्टॉर्म शैडो से हमला हुआ है। यूक्रेन का यह विनाशकारी बदला था। इसकी डिटेल आप देखिए। मंगलवार को अमेरिकी ATACMS से हमला किया गया। बुधवार को ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो से अटैक कर दिया गया, वो भी तब जबकि पहले हमले के बाद रूस ने अपनी परमाणु पॉलिसी में बड़े बदलाव किए थे। पहली बार लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया मंगलवार को, और बुधवार को पहली बार स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल कर दिया यूक्रेन ने। यानी पुतिन की धमकी का कोई असर पड़ता हुआ फिलहाल यूक्रेन पर नजर नहीं आ रहा है। रूस पर पहली बार स्टॉर्म शैडो से अटैक किया गया है। यह हमला विनाशकारी था। अमेरिका से इजाजत मिलने के बाद लगातार यूक्रेन रूस के खिलाफ आक्रामक है। लॉन्ग रेंज के हथियारों से हमले हो रहे हैं। कुर्स्क में रूसी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया है। कुर्स्क के अंदर स्टॉर्म शैडो का इस्तेमाल किया गया है। हमले की जगह से रॉकेट के टुकड़े बरामद हुए हैं। तो ये अहम खबर है, क्योंकि ये युद्ध का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। हालांकि अमेरिका ने अब यूक्रेन को ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमले की जो अनुमति दी है, आपको बता दें रूस के अंदर तक हमले की मंजूरी मिल चुकी है। और पहले की स्टार्मर ने स्टॉर्म शैडो के इस्तेमाल का विरोध किया था, लेकिन अब जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, उसमें साफ हो गया कि किस तरीके से अमेरिका ने यूक्रेन को सीधे रूस के अंदर वार करने की दे दी है मंजूरी। और रूस के अंदर तक हमले को लेकर ये जो मंजूरी दी गई है, उसमें बड़ी खबर यह है कि अब हमलों को अंजाम दिया जा रहा है स्टॉर्म शैडो से। तो देखिए, ये बड़ी खबर सुरभि ने आपको बताई, और जिस स्टॉर्म शैडो ने रूस में सनसनी मचा दी है, उसकी खासियत पर भी आइए जल्दी से नजर डाल लेते हैं। क्यों इसे दुश्मन के लिए काल कहा जाता है? ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो की खासियत देखिए। स्टॉर्म शैडो एंग्लो फ्रेंच क्रूज मिसाइल है और इसे विनाशकारी माना जाता है। इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्रिटेन, फ्रांस ने इसे मिलकर बनाया है। ब्रिटेन से हासिल हुई है यूक्रेन को यह मिसाइल, और इसकी स्पीड देखिए 1000 किलोमीटर पर आवर का की इसकी स्पीड है, और इसकी रेंज है 300 किलोमीटर। लॉन्ग रेंज की इस मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। वजन है इसका 1300 किलो का। स्टॉर्म शैडो ब्रिटिश मिसाइल का इस्तेमाल अब यूक्रेन कर रहा है। कीमत है इसकी 7 करोड़, अगर भारतीय रुपए के हिसाब से इसकी कीमत लगाने की कोशिश की जाए। हर मौसम में मार करने में सक्षम माना जाता है स्टॉर्म शैडो को। फाइटर प्लेन से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि रूस की तमाम चेतावनियों को दरकिनार कर दिया गया है।
एयरबेस, रडार, इंस्टॉलेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम पर यह मार कर सकती है। बंकर, सैन्य अड्डे को टारगेट करने में इस स्टॉर्म शैडो मिसाइल को माहिर माना जाता है। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। ब्रिगेडियर संदीप थापर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। एम्बेसडर जे.के. त्रिपाठी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एयर मार्शल राजेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं और निनाद सेठ भी हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार। सबसे पहले ब्रिगेडियर थापर मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब पहली बार ATACMS का इस्तेमाल किया गया, रूस का बहुत आक्रामक और कड़ा रुख सामने आया था। परमाणु नीति में रूस बदलाव कर चुका है, बता चुका है कि अगर लॉन्ग रेंज हथियारों का इस्तेमाल रूस की सरजमीन पर होगा तो इसका अंजाम क्या हो सकता है। उसके बाद ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो का इस्तेमाल करना, क्या यूक्रेन वाकई कुछ बड़ा करने की फिराक में है? अमेरिका आखिर चाहता क्या है? यूक्रेन से यह क्या करवा रहा है? इसका अंजाम क्या हो सकता है? देखिए, इसका अंजाम तो बहुत खतरनाक हो सकता है। पहली बात मुझे लगता है कि बाइडन को पता है कि ट्रंप जब आएगा, उसने पब्लिकली बोल दिया है कि वो कोशिश करेगा कि ये लड़ाई को बंद करवाया जाए। तो उससे पहले उसके पीस एफर्ट्स को ख़राब करने के लिए बाइडन ने ये परमिशन दी है। पिछले 1000 दिन से तो परमिशन नहीं दी थी, अब जाके दी है, तो कोई मतलब, कोई रीज़न होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये पीस इनिशिएटिव को बिगाड़ने के लिए किया है। और एक बहुत डेंजरस मूव की है बाइडन ने जो किया है, बिकॉज रशिया कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, एक सुपर पावर है, नंबर 2 सुपर पावर, 3 बोल लीजिए चाइना को अगर फैक्टर करते हैं दुनिया में। और उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी सिर्फ अमेरिका मैच कर सकता है। अगर पुतिन जैसा लीडर उस पर रिस्पॉन्ड करेगा, जैसे कि वो थ्रेटन कर रहा है, करेगा नहीं करेगा ये तो आगे देखने की लगता है, लेकिन अगर वो करेगा तो यूरोप का विनाश हो सकता है। तो इसलिए ये एक बहुत डेंजरस मूव, मैं बोलता हूँ कि बाइडन विल फाइट टिल द लास्ट यूक्रेनियन। उसने यूक्रेन को धकेल दिया है डिजास्टर की तरफ। अब डिपेंड करता है रशिया कैसे रिएक्ट करता है। सर, रशिया कैसे रिएक्ट करता है उसी को लेकर रूसी रुबेस की बारी। ये बात इसलिए हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं क्योंकि आगे इसी के बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि आखिर पुतिन का अगला प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर ये, रूस यूक्रेन के बीच जारी उस भीषण जंग को लेकर खबर, जहां डोनेट्स्क में रूसी एयर डिफेंस सिस्टम पर अटैक हुआ है और कैमिकाज़ी ड्रोन से बक M2 एयर डिफेंस सिस्टम पर हमले को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें, इसी हमले में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। और अब वो बड़ी खबर जिसका आपको इंतजार था, रूस करेगा क्या? कीव के खिलाफ रूस की विध्वंसक तैयारी सामने आई है। RS-26 रूबेज मिसाइल से हमले की तैयारी की जा रही है। तो ये हो रहा है रशिया में 3 स्कैंडर मिसाइल के बराबर RS-26 रूबेज की ताकत को बताया जाता है। स्टॉर्म शैडो ATACMS मिसाइल का ये रूस का जवाब होगा, जिसका नाम है रूबेज। अब सवाल यह है कि रूस का ये RS-26 रूबेज तबाही मचाएगा तो कैसे? क्योंकि रूसी बैलिस्टिक मिसाइल RS-26 रूबेज से हमला जिस तरीके से संभव बताया जा रहा है, ये बड़ी खबर है। क्योंकि कीव पर RS-26 रूबेज मिसाइल से हमला अगर रूस करता है तो इसके भयानक अंजाम हो सकते हैं। समीर जी हाँ, और यूक्रेन ने ऐसा लगता है कि इसके लिए पूरी जमीन तैयार कर दी है। अमेरिकी ATACMS और ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इसे जवाब माना जा रहा है रशिया की तरफ से। यूक्रेन का एयर डिफेंस बैलिस्टिक मिसाइल रोकने में नाकाम है और ऐसे में अगर रूस आगे बढ़ता है, रूबेज से अटैक शुरू होते हैं, तो सोचिए अंजाम क्या होगा कीव का, यूक्रेन का। RS-26 रूबेज की हाई स्पीड दुश्मनों के लिए असली चुनौती है। पश्चिमी देशों के लिए यह नई चुनौती पेश कर सकता है, जिसका नाम है RS रूबेज। हालांकि अब यह भी जान लीजिए कि RS-26 रूबेज, जिसके तहत हम इस वक्त पुतिन के प्लान ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं, उसकी ताकत देखिए। इसकी रेंज है 6000 किलोमीटर, 150 मीटर इसकी सटीकता और वजन 3600 किलो। आपको बता दें,
1.2 टन का इसका वॉरहेड है, जबकि स्कैंडर मिसाइल के 3 पेलोड्स को देखते हुए इसकी खासियत को समझना बहुत जरूरी है। और ऐसे में निनाद सर, आज अगर अपनी इस ताकत का इस्तेमाल रूस अपने प्लान ऑफ एक्शन के तहत करता है तो सवाल यही है कि रूस की इस ताकत को अमेरिका ने कैसे कम आंक लिया? क्या खतरा सीधे तौर पर अब अमेरिका के ऊपर नहीं? देखिए, जो बाइडेन ने अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए इतना बड़ा खतरा पूरी दुनिया पर डाल दिया है। 2 महीने उनके बचे हैं। मेरे को लगता नहीं कि उनके पास इस तरह का मैंडेट था कि इतना खतरा बढ़ाएं। पुतिन के पास क्या ऑप्शन है? मेरे ख्याल से पुतिन के पास 4 साफ ऑप्शन है। पहला, जैसे आपने अभी अभी अपने प्रोग्राम में बताया कि वो कीव को अटैक करेगा, काउंटर अटैक राजधानी पे आएगा, खतरनाक आएगा और उसका खामियाजा यूक्रेन को भरना पड़ेगा। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें मैं ये कहूँगा कि पिछले अगर आप रूसी टेलीविज़न देखते हैं तो पिछले 6 दिनों में 4 बार टीवी पे आके अपनी धमकी पुतिन ने बोली है उस टीवी पे। इसका मतलब उनको इस पे डिलीवर करना पड़ेगा। अगर आप खुद अपने टीवी पे आके बोलते हैं और डिलीवर नहीं करते तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये गिरदड़ भभकी नहीं है, ये एक वार्निंग है, एक कॉशन है और इस पे वो एक्ट करेंगे। एक बहुत बड़ा उनके पास विकल्प है, वो न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट कर सकते हैं। अगर वो न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करते हैं, एक कदम होता है, एक मैसेज भेजता है कि रशिया अब अपनी तैयारी पूरी कर रहा है और ये एक बहुत खतरनाक एस्केलेशन है। एक और उनके पास आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उनकी सरजमीन के करीबन 1100 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास की सरजमीन में 450 स्क्वायर किलोमीटर कुर्स्क का जो रीजन है, जो यूक्रेन ने काउंटर अटैक करके कब्जा किया हुआ है, उसको वो आज़ादी दिलाना चाहते हैं और ये स्टॉर्म शैडो और एटकैम्स मिसाइल्स वहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं। तो वहाँ पे वो अपने कंसंट्रेशन बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। पर मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा जो फाइनल में वो जो इस वक्त टेरिटरी कंट्रोल कर रहे हैं साउथ और साउथ ईस्ट ऑफ यूक्रेन में, उसको वो बढ़ाएंगे। तो मुझको लगता है कि 3 तरफे से साउथ और साउथ ईस्ट में टेरिटरी बनाएंगे जो यूक्रेन की वो कैप्चर किए हैं, कुर्स्क पे अटैक करेंगे और शायद एक न्यूक्लियर टेस्ट करें जिससे पूरी दुनिया को वो दहला दें। तो खतरा इस वक्त बढ़ता जा रहा है यूक्रेन का पूरी दुनिया। बिल्कुल सही बात है, खतरा बढ़ता जा रहा है। रूस निश्चित तौर पर कोई बड़ा कदम उठाएगा, ये हर कोई आकलन लगा रहा है। वहीं रूस का ज़ैपोरिजिया में देखिए विध्वंसक हमला हुआ है। गियात्सिंस्क B से यूक्रेनी पोजीशन पर हमला हुआ है। हमले में यूक्रेनी होवित्जर को तबाह कर दिया गया। ये देखिए तस्वीरें, B गन से यूक्रेनी पोजीशन पर कैसे किया गया है हमला। रूस ने अब ब्लैक सी में 6 मिसाइल कैरियर की तैनाती की है और कैलिबर क्रूज मिसाइल से लैस हैं ये सभी 6 कैरियर। यूक्रेन के बढ़ते हमलों के बाद रूस का यह फैसला भी बहुत बड़ा है समीर। जी हां, अमेरिकी और ब्रिटिश मिसाइलों से हमलों के बाद ये तैनाती बढ़ाई गई है, ये डिप्लॉयमेंट बढ़ाई गई है। हर जगह तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, टेंशन में इजाफा ही हुआ है इन 2 महीनों में। यानी डोनाल्ड ट्रंप जब तक राष्ट्रपति बन नहीं जाते, अपना कार्यभार संभाल नहीं लेते, तब तक बहुत कुछ हो सकता है। सुरभि, हर कोई आशंका जता। राजेश सर, अब रूस की ये तैयारी, रुबेस को लेकर हम सवाल करना चाहेंगे क्योंकि इस तरीके से अगर आप अपनी टीम्स की ब्लैक सी में तैनाती बढ़ाते हैं, रुबेस को अगर आप स्टैंड बाय बोर्ड पर लाने की कोशिश करते हैं और साथ ही न्यूक्लियर, ये सवाल मैं आपसे इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि ब्लैक सी के साथ साथ हमने उस बारे में भी खबर बताई कि कैसे मॉस्को के आसमान में अब एयरबोर्न न्यूक्लियर वॉरहेड तक चक्कर लगा रहे हैं। देखिए, रिस्पांस तो रशिया से होना ही था। ये जो स्टॉर्म शैडो और जो ATACM से हमले हुए हैं वो कुर्स्क रीजन में इसलिए हुए हैं ताकि जो पहले जो कुर्स्क में 1000 स्क्वायर किलोमीटर तक यूक्रेन ने कब्जा कर लिया था, अब वो 450 स्क्वायर किलोमीटर तक ही रह गया है। तो कुछ पुशबैक हुआ है रशिया के साथ और मेरे ख्याल से वेस्टर्न नेशंस ये नहीं चाहते हैं कि जब ट्रंप आए तो कुर्स्क से जो यूक्रेनी सेना है उसको खदेड़ दिया गया हो तब तक। तो इसीलिए उन्होंने देखा है कि वहाँ पे थोड़ा सा एक उनको अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की, क्योंकि वहाँ पे उनकी एयर डिफेंस शायद इतनी स्ट्रांग नहीं है कुर्स्क एरिया में जितनी बाकी ईस्ट और साउथ ईस्ट में है। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए वो उसको जो रशियन के काउंटर अटैक्स हैं उनको कम करना चाहते हैं। तो ये तो उनकी स्ट्रैटेजी हो गई, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये किया है और जिस तरह से पुतिन को धमकी दे रहे हैं और जिस तरह से पुतिन अब जो है अपना रिस्पांस दे रहे हैं वो काफ़ी ख़तरनाक हो गया है। जिस तरह से उन्होंने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को पढ़ा है और आपने जो खबर बताई है ब्लैक सी की तरफ से, ओडेसा जो है
वो हमेशा से रूस के निशाने पे रहा है। और कई आपने देखा होगा कि नेवी जो उनकी सेवस्तोपोल में थी उनको उन्होंने विड्रॉ करना पड़ा क्योंकि अनमैन्ड जो सी वेसल्स हैं वो उनको अटैक कर रही थी। अब शायद उन्होंने अनमैन्ड सी वेसल्स को डिटेक्ट करने का और उनको न्यूट्रलाइज करने का एक बहुत अच्छा प्रबंध कर लिया है। तो इसीलिए ये क्रूजर्स अभी आ रहे हैं। मेरे हिसाब से नेक्स्ट अटैक्स जो होंगे इस क्रूज मिसाइल्स के वो ओडेसा पे होंगे और ओडेसा पे काफ़ी नुकसान हो चुका है और ओडेसा को इनएक्टिव करने से जितने भी यूक्रेन के एक्सपोर्ट्स हैं वो बंद हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से रूस जो है, पुतिन जो है, वो ये कहना चाह रहा है कि आप अगर एस्केलेट करेंगे तो मेरे पास भी और विकल्प हैं। और बिल्कुल सीधे तौर पर रूस ने ये बता दिया है कि ऑप्शन उसके लिए क्या हैं। अब देखना होगा कि वेस्ट का रुख क्या होता है, अमेरिका का रुख क्या होता है। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आ रही है। ट्रंप की बातचीत के प्रस्ताव पर सहमत हो सकते हैं व्लादिमीर पुतिन। अपनी शर्तों पर बातचीत पर सहमत होंगे, लेकिन साथ में ये भी आप जोड़ लीजिए, सोर्सेस के हवाले से यह बहुत अहम खबर है, यूक्रेन को अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश करेंगे पुतिन। फ्रंट लाइन पर जंग रोकने पर सहमत हो सकते हैं व्लादिमीर पुतिन। ट्रंप का ये प्रस्ताव आखिर क्या है? क्योंकि अगर ट्रंप का प्रस्ताव मंजूर है, नियम और शर्तें अगर लागू होती हैं, तो इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल आपके सामने रखते हैं। क्योंकि पुतिन ट्रंप के बातचीत के प्रस्ताव को अगर मान सकते हैं तो ये खबर बहुत बड़ी है। हालांकि ये नजर रहेगी कि आखिर किन शर्तों और नियमों के तहत इस प्रस्ताव को लेकर खबरें आने वाले वक्त में समीर सामने आएंगी। लेकिन ये टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से यूक्रेन के किसी भी इलाके को खाली करना उसे मंजूर नहीं होगा। जो बात अभी थोड़ी देर पहले सर भी कह रहे थे कि क्या जिस एरिया को यूक्रेन अभी तक रिकैप्चर करने के दावे कर रहा था, क्या पुतिन वापस उन्हीं इलाकों में समीर अपनी पकड़ बना रहे हैं? बिल्कुल। और कोई सामान हम बाजार में खरीदने जाते हैं तो एक एस्ट्रिक साइन भी लगा होता है एमआरपी के नीचे, नियम और शर्तें लागू। ठीक है, तो ये वही वाले नियम और शर्तें हैं। ट्रंप का प्रस्ताव तो मंजूर होगा, लेकिन शर्तें और नियम जो हैं वो पुतिन के चलेंगे। यूक्रेन को नाटो में शामिल होने की प्लानिंग छोड़नी होगी, ये साफ है। पुतिन यूक्रेन के फ्रंट लाइन में जंग रोकने पर तैयार हो सकते हैं, यानी शांति की बात तो की जा रही है, लेकिन नियम और शर्तों के साथ। यूक्रेन के 4 इलाकों के विभाजन पर सहमत हो सकता है रशिया। डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिजिया, खेरसोन के विभाजन की मांग संभव है क्या? इसके लिए यूक्रेन तैयार होगा? यह निश्चित तौर पर बहुत अहम सवाल है। इस वक्त मुझे लगता है कि डिस्क्राइब करना चाहिए निनाद जी आपको ज़ेलेंस्की की साइकी भी। अमेरिका जो कुछ कर रहा है, जो बाइडेन के रहते, उसके पीछे एक मकसद नजर आता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो वादा किया है युद्ध को खत्म करवाने का, उसमें वो कामयाब ना हो पाए। लेकिन अगर ट्रंप की शर्तें पुतिन मान लेते हैं तो फिर यूक्रेन का क्या होगा? या यूक्रेन को सिर्फ और सिर्फ इस पूरी जंग में 1000 दिनों के बाद लगेगा हाथ तो नुकसान ही। देखिए, यूक्रेन की क्षमता 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट है। पहला अमेरिकी पैसा, दूसरा अमेरिकी और नेटो के वेपन, और तीसरा यूक्रेन के यंग लोगों का खून। अब एक हद तक उन्होंने बहुत बढ़िया किया है। 1000 दिन तक एक सुपर पावर के साथ लड़ाई करना कोई छोटी बात नहीं होती, पर अपना इतना सारा ज़मीन खो के, और ये उनकी वो ज़मीन है जहाँ रशियन स्पीकिंग लोग रहते हैं। आप हमें ये समझना होगा कि जो ज़मीन उनको उन्होंने लॉस की है वो रशियन स्पीकिंग लोगों की है। तो 3 ही विकल्प हैं। अगर पैसा रुक जाता है अमेरिका से, तो मैं नहीं समझता 3 हफ्ते से ज़्यादा यूक्रेन ये लड़ाई चला सकता है। तो यूक्रेन के पास अब एक, आपने जैसे बोला, ज़ेलेंस्की की मानसिक स्थिति क्या होगी। ज़ेलेंस्की को अपने आप को समझाना होगा और अपने लोगों को समझाना होगा कि हमने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, पर अब हम ज़्यादा नहीं लड़ सकते और हमने कोई अपनी ज़मीन नहीं गंवाई है, हमने सिर्फ रशियन स्पीकिंग लोगों की ज़मीन गंवाई है। पर क्या इस ऐसा करने से नेटो को वीकनेस होगी? क्या अमेरिका की लीडरशिप वीक होगी? मेरे को लगता है कि इससे ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप चाहता है कि अमेरिका अपनी सरोजमीन के ऊपर ध्यान दे और पूरी वर्ल्ड का पुलिसमैन ना बने। तो एक अंग्रेजी में जिसे आइसोलेशनिस्ट सेंटीमेंट कहते हैं, वो इस वक्त अमेरिका में एक मैंडेट के थ्रू आया है इलेक्शन के बाद। लेकिन इससे अमेरिका की साख पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब आने वाले वक्त में अमेरिका के कहने पर कौन सा देश खुद को युद्ध की आग में झोंकेगा?
ये सवाल नहीं है क्या? देखिए, बिल्कुल ये बहुत अहम सवाल है और ये अफगानिस्तान के विड्रॉवल के बाद ही शुरू हो गया था। आज से करीबन 100 साल पहले जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो भी अमेरिका ने 3 साल लगाए थे वॉर में एंटर करने में। अमेरिका में आइसोलेशनिस्ट सेंटिमेंट नया नहीं है। अमेरिका अपने आप पे ही रहना चाहते हैं और आजकल अमेरिका के पास स्टैंड ऑफ वेपन्स हैं, अमेरिका के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, वो अपने आप को संभाल सकती है दूर से स्टैंड ऑफ तरीके से। तो मुझको लगता है एक नया दौर अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में आ रहा है जहां अमेरिका अपनी खुद की प्रॉब्लम्स को सुलझाएगा और पूरी दुनिया की प्रॉब्लम्स को नहीं सुलझाएगा। और बाय द वे यहाँ भारत के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है, जैसे आपने इससे पहले वाले प्रोग्राम में बताया। इसीलिए अगर उनको ये करना है तो हमारी वेस्टर्न फ्रंट को फ्री करना पड़ेगा पाकिस्तान को, और चाइना के लिए हमारे को सपोर्ट करना पड़ेगा। इसी तरह पूरी दुनिया को, जैसे रशिया को यहाँ यूक्रेन में मौका मिल रहा है, पूरी दुनिया को मौका मिलेगा कि वो अपने नेबरहुड में ज़्यादा सक्षम हो। बिल्कुल, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, खबर इस बीच ये आ रही है कि यूक्रेन सेना भी रूस पर जोरदार पलटवार कर रही है। और ये प्रोकोवस्की में रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण जंग के बीच खबर आई, जहां यूक्रेनी फोर्स ने रूस के T-90M टैंक को तबाह किया है। अब यूक्रेन में रूस के हमले जिस तरीके से तेज होते जा रहे हैं, इस बारे में और इंफॉर्मेशन रखेंगे आपके सामने। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि जिस तरीके से अभी 4 बड़ी महत्वपूर्ण जगहों के विभाजन के तहत किए जा रहे हमले और उस पर रिकैप्चरिंग के तहत आने वाले प्रस्ताव को देखते हुए, होने वाली सहमति को देखते हुए यूक्रेन अगला कदम क्या उठाता है, इस पर नजर जरूर रहेगी। लेकिन यूक्रेन में रूस के हमले जिस तरीके से तेज हो गए हैं, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रंप समझौता करवाते हैं तो बातचीत से पहले ज्यादा से ज्यादा कब्जा करने की क्या ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि शर्त मनवाने के लिए जमीन क्या ये तैयार हो रही है, और नेटो को दबाव में लाने की भी क्या इसे कोशिश माना जाए। हालांकि ट्रंप जंग तेज करते हैं तो जाहिर सी बात है जनवरी से पहले जंग में बड़ी बढ़त बनाने की कोशिश और साथ ही भूगोलिक और रणनीतिक रूप से मजबूती की भी ये कोशिश रहेगी, और यूक्रेन को सरेंडर करने के लिए भी मजबूर करने की ये कोशिश रहेगी। ये बात इसलिए भी इस लिहाज से चर्चा कर रहे हैं जहां हम ये समझते आए हैं त्रिपाठी सर कि आखिर किस तरीके से ट्रंप सत्ता में आने से पहले ही युद्ध को लेकर अपनी रणनीति सामने रख चुके हैं। मेरा सवाल यह है, इसी प्रस्ताव को देखते हुए क्या यूक्रेन को साफ तौर पर अमेरिका यह भी समझाने की कोशिश करेगा कि आपके पास खोने को कुछ बचा ही नहीं है? देखिए, ट्रंप मेरे ख्याल से जरूर ये समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ट्रंप के आने से पहले दोनों पक्ष इस बात की कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो मिलिट्री एडवांटेज ले लें, ताकि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ हम बात कर सकें। लेकिन ट्रंप के आने पर जो होगा, मेरा ख्याल है कि जो आपने नियम और शर्तों की बात की है, कि रूस ये कर सकता है कि पहले रूस ने जब कहा था कि 4 शर्तें हैं उसकी, एक तो ये कि यूक्रेन डिमिलिटराइज हो, दूसरा ये कि यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं बनेगा, तीसरा ये कि जो दक्षिण पूर्व यूक्रेन के 4 इलाके हैं, लुहांस और डोनेस्क वगैरह, खेरसोन वगैरह, इनमें जो रूसी भाषा बोलने वाले रूसी ओरिजिन के लोग हैं उनको स्वायत्तता दी जाए, उनको अपने चर्च, उनको अपने लैंग्वेज यूज़ करने की स्वायत्तता दी जाए। ये 4 तो रहेंगे ही, लेकिन इसके साथ ही साथ रूस एक बड़ी चीज़ भी ये जोड़ेगा, और वो एक तरह से सिल्वर बुलेट या बार्गेनिंग के तौर पे जोड़ेगा कि ठीक है, हम लुहांस, डोनेस्क वगैरह पे अपना कब्जा छोड़ देंगे अगर आप ये करें कि उनको स्वायत्तता मिलेगी, और इसके साथ ही साथ रूस के खिलाफ जितने सैंक्शंस लगे हैं, एक वो हटाए जाएं, और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय थे जो भी प्रतिबंध लगे हैं, जो भी उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ है, वो हटाया जाए। तब हम समझौते के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। और देखिए सर, इस बीच एक अहम खबर है, नाटो देशों को मेदवेदेव ने धमकी दे दी है। ATACMS हमलों को नाटो का हमला माना जाएगा। नाटो के खिलाफ WMD के इस्तेमाल की दी गई है धमकी। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, मेदवेदेव ने एक बार फिर नाटो को धमकाया है। तो अब मेदवेदेव की ये धमकी आखिर है क्या, जान लीजिए, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से ATACMS हमलों को नेटो के हमला माना जाएगा, और कीव नेटो के खिलाफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल कर सकता है। रूस इसका मतलब होगा कि तीसरा विश्व युद्ध तय है। हालांकि जिस तरीके से इस वक्त रूस के ही राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का ये बयान दिमित्री मेदवेदेव का सामने आया है, जाहिर सी बात है नेटो को ये खुली तौर पर एक बड़ी धमकी है।
और अहम खबर है, यूक्रेनी एयरफोर्स का ज़ेपोरिजिया में भीषण प्रहार हुआ है। GBU-39 बमों से हमला करके तबाही मचा दी गई है। यहां पर रूसी सेना के कब्जे वाले इलाकों पर ये हमले अंजाम दिए गए हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। तो देखिए यूक्रेन का प्लान क्या है। लॉन्ग रेंज में के हथियारों का जब इस्तेमाल होगा तो आखिर इसका अंजाम क्या हो सकता है, आइए इसके बारे में आपको तफसील से बताते हैं। लॉन्ग रेंज हथियारों के इस्तेमाल का नतीजा क्या हो सकता है, यह हमने आपको डिटेल में बताया। पहले ATACMS का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद ब्रिटेन ने जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल दी उसका इस्तेमाल किया गया रूस के खिलाफ, और अब बात यह हो रही है कि यूक्रेन के अंदर ही लॉन्ग रेंज के हथियार बनाए जाएं ताकि आने वाले वक्त में रूस पर हमला बोला जा सके। अमेरिका ने इसके लिए रजामंदी दी है। हो क्या रहा है ये देखिए। 2025 में निर्माण 30,000 लॉन्ग रेंज ड्रोन बनाने का एक लक्ष्य यूक्रेन की तरफ से रखा गया है। यूक्रेन की यह प्लानिंग सामने आई है। और लॉन्ग रेंज मिसाइलें देखिए, 3,000 लॉन्ग रेंज मिसाइलें बनाई जाएंगी 2025 में यूक्रेन के अंदर। रूस को बहुत टेंशन देने वाली खबर है ये। कौन बनाएगा वेपन? 40 विदेशी डिफेंस कंपनियों को इसका ठेका दिया जाएगा। 600 घरेलू डिफेंस कंपनियां जो हैं वो भी हथियार बनाने का काम करेंगी। यानी भारी मात्रा में, भारी संख्या में जो लॉन्ग रेंज के वेपन्स हैं उन्हें बनाने की तैयारी यूक्रेन करता हुआ नजर आ रहा है। ब्रिगेडियर थापर, इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तरफ तो बात हो रही है शांति समझौते की, डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और दूसरी तरफ यूक्रेन तो खुद को तैयार कर रहा है कि आने वाले वक्त में भी रूस को कैसे बड़े से बड़ा जख्म दिया जा सके। देखिए, जैसे हम सब डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रंप आने से जो सपोर्ट है यूक्रेन को, क्योंकि वो पीस इनिशिएटिव में बिलीव करता है, हो सकता है अमेरिकन सपोर्ट और यूरोपियन सपोर्ट यूक्रेन को कम हो जाए। तो मैं इसको देखता हूं कि यूक्रेन अपनी तरफ से एक तरीके से सेल्फ रिलायंट होने की कोशिश कर रहा है, एक एफर्ट कर रहा है कि अगर वेपन सप्लाई थोड़ी कम हो जाती है तो अपनी काबिलियत में ऐसे। सर क्या लेकिन इसी पैसे की यूक्रेन को इस वक्त खुद को रीएस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है? पक्का है, वो हर लड़ाई वाले मुल्क को पता होता है कि पैसा कैन बी बेटर यूज लोगों की वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए। लेकिन लड़ाई में एक बार आप घुस गए हैं, और ये लड़ाई यूक्रेन ने नहीं चुनी है, उनके ऊपर थोपी गई है एक तरीके से, तो वो तो अपनी उसके लिए, फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। तो ये बैलेंस तो करना ही पड़ेगा बिटवीन गन्स एंड बटर, वो यूक्रेन के ऊपर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो जितनी अपनी अंदर से डेवलपमेंट करेंगे। सही कह रहे हैं थापर साहब, लेकिन यूक्रेन को भी तो इस बात का एहसास हो, क्योंकि अमेरिका का रुख तो बिल्कुल साफ है, ना पैसों की कमी होने देंगे, ना हथियारों की कमी होने देते रहेंगे। तुम बस जंग लड़ते रहो। यूक्रेन को क्या हासिल हुआ 1000 दिनों की जंग में, ये तो यूक्रेन को ही अल्टीमेटली सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।